हे गाइस, हमारा आज का टॉपिक है भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया। ये टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से लेके सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों ही रूपों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं। जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने भारत के उद्योगों का विनाश कर दिया था। डे वन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को, इंडस्ट्रीज़ को, जो भी कुटीर उद्योग थे, जो भी मैनेजमेंट था, जो भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, सबको नष्ट करने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। साथ ही उन्होंने ये कोशिश किया कि भारत जो था वो इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़े कृषि क्षेत्र का काम करे, यानी कि कच्चा माल तो ले ये लोग भारत से और विकास करें ब्रिटेन का। ये साम्राज्यवादी विस्तार की जो भावना थी और शोषण की भावना थी, इसी ने अंग्रेजों को यहाँ पे विवश किया। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, डाकतार, सिंचाई योजनाएं, बीमा कंपनियाँ और बैंक विनिमय, इन सब का विकास करने के लिए, जो एट लास्ट भारत के औद्योगिकरण का साधन बना। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ था। इसके तहत बड़े पैमानों पर मशीन आधारित उद्योगों की भारत में स्थापना की गई। भारत में मशीन युग की शुरुआत तब हुई जब छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान, इन उद्योगों की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका श्रेय अंग्रेजों को नहीं जा सकता। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अंग्रेज लोग इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतवर्ष का द्वार पश्चिम के लिए खोला और उसे पश्चिमी उद्योगवाद तथा विज्ञान का एक हिस्सा प्रदान किया, लेकिन वे देश के अधिकतर उद्योगों का गला घोंटते रहे। तो इस स्टेटमेंट से ही हमको पता चल जाता है कि किस तरह से उन्होंने भारत में औद्योगिकरण होने ही नहीं दिया, और जो थोड़ा मोड़ा हुआ था वो भी उनकी विवशता थी। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो थी वो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। ये फैक्ट्स जो हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको हम ध्यान से देख लेंगे। 1854 में पहली सूती कपड़ा मिल हो गई। पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में कावसजी डाबर द्वारा बम्बई में स्थापित की गई। और 1855 में पहली जूट मिल, ये रिश्ता नहीं है, ये रिशरा, सॉरी फॉर दैट। तो पहली जूट मिल, ये क्वेश्चन बहुत आता है पहली जूट मिल वाला, 1855 में रिशरा बंगाल में स्थापित की गई। ये तीनों क्वेश्चंस तीनों फैक्ट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1879 तक 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी, जिसमें कितने लोग काम करते थे? 43,000 के लगभग लोग काम करते थे। सूती वस्त्र उद्योग में भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन इस समय तक ज़्यादातर जो आधुनिक उद्योग थे उनका स्वामित्व यानी उनकी ओनरशिप और उनका प्रबंधन यानी कि उनका मैनेजमेंट किसके हाथों में था? विदेशियों के हाथों में ही। और दूसरी तरफ 1860-65 तक अमेरिका में क्या था? गृह युद्ध हुआ था। तो अमेरिकी गृह युद्ध में के कारण क्या हुआ था? गृह युद्ध, क्लियर है ना? हाँ, तो कपास के मूल्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई क्योंकि अमेरिका फंस गया गृह युद्ध में। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन उद्योगों पर, कपास से रिलेटेड जो उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग, इस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इसके विकास पर। 1870 के बाद इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। लोहा और इस्पात उद्योगों में भी जो भारतीय थे उन्होंने पूंजी लगाई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1907 में जो रतन टाटा थे, रतन जी टाटा तो प्रेजेंट में है ना, जमशेद भाई टाटा आयरन और स्टील कंपनी का निर्माण भारतीय पूंजी से हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान हम किसका कहेंगे? जमशेद जी टाटा का। जमशेद जी टाटा का नाम, जेडी टाटा का नाम सबने सुना हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, इसमें से घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 1870 में कुल्टी, वेस्ट बंगाल में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ती हूँ मैं। कुल्टी वेस्ट बंगाल 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना हुई थी। साकची झारखंड 1907 में भारत में लौह इस्पात का ये कारखाना जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था और जमशेदजी टाटा ने उद्योग जगत में पैर रखे थे अपने। हीरापुर वेस्ट बंगाल 1908, इसे पहले भारतीय लौह इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाता था। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। भद्रावती कर्नाटका, ये जो है 1923 है, ये विजिबल नहीं हो तो देख लीजिए। इसमें पहले मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से इसको पहले जाना जाता था। बाद में इसका नाम रखा गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। क्लियर। बर्नपुर वेस्ट बंगाल 1937, पहले स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित इस कारखाने को बाद में क्या कहा गया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट्स हैं कि भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास किस क्रम में हुआ था और किस तरह से हुआ था। ये टॉपिक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो धीमा विकास हुआ था, बहुत धीमा था ये विकास, है ना, इसके बावजूद कुछ उद्योगों का विकास इंडिया में हो गया था और पूंजीपति वर्ग का उद्भव भी हुआ था। बागान और जो विदेशी ओनरशिप वाले अन्य उद्योग थे, उनसे भारतीय जनता को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका वेतन और मुनाफा देश से बाहर जाता था और उनका अधिकांश उत्पादन जो है वो विदेशी बाजारों में बिकता था और बिक्री से प्राप्त जो विदेशी मुद्रा होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन करता था। भारतीयों को इससे केवल एक ही फायदा हुआ कि अकुशल जो लोग थे उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए, लेकिन जो मजदूरी इन उद्योगों से मिलती थी वो इतनी कम थी कि बागानों में गुलामी की स्थिति थी। जो आधुनिक उद्योग सरकारी सहायता के बिना और ब्रिटिश नीति के विरुद्ध बहुधा विकसित हो गए थे, वो अपने शैशव काल में उनको जिस संरक्षण की आवश्यकता थी वो उन्हें नहीं दिया गया। 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में, ठीक है, 20th सेंचुरी में राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का पूंजीपति वर्ग, इनके दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को थोड़ा सा कुछ संरक्षण दिया, लेकिन यहाँ पे भी क्या था? भेदभाव मूलक संरक्षण था। मतलब कि सीमेंट, लोहा इस्पात, सीसा, इनको तो संरक्षण या तो दिया ही नहीं गया या नाम मात्र का दिया। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश आयातित वस्तुएं थी, ब्रिटेन से जो इम्पोर्टेड जो चीज़ें थी, उसको जो साम्राज्यवादी वरीयता थी ना, उस प्रणाली के अंतर्गत मतलब उनको संरक्षण दिया गया और भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध भी किया, लेकिन फिर भी इनको विशेष रियायतें दी गईं। और कुल मिलाकर मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि भारत में औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी रही और इसी के कारण स्वतंत्रता के बाद जो भारत का औद्योगिक क्षेत्र था वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया ढंग से खुद को और भारत की जीडीपी में ढंग से योगदान नहीं दे पाया। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। हमारा अगला टॉपिक होगा ब्रिटिश भारत के प्रमुख कारखाना अधिनियम, मेन फैक्ट्री एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। Thanks for watching. Have a nice day.